साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वक्फ बोर्ड पर जो नया कानून प्रस्तावित किया गया है उस मामले में पिछले कुछ दिनों में जो लोग उछल उछल करके कैंपेन चला रहे थे, मेल कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे आखिरी मौका है, मेल कर दो, जुलूस निकाल करके कर रहे थे, मस्जिदों के बाहर पूरा एकदम बैनर लगा करके, पोस्टर लगा करके लोगों को भड़का रहे थे। अब यकीन मानिए दोस्तों, वो सब के सब जिन लोगों ने मेल किया है, जिन लोगों ने करवाया है, वो कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। खास करके वो लोग जो किसी गिरोह का हिस्सा थे दोस्तों, क्योंकि यकीन मानिए जो नई रिपोर्ट आई है, जो खुलासे हो रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि क्या ये लोग भारत की विधायिका जो संसदीय शक्ति है उसमें हस्तक्षेप तो नहीं कर रहे थे? क्या ये किसी बाहरी साजिश का परिणाम तो नहीं है? क्या कोई ऐसी शख्सियत भी है, ऐसी ताकतें भी हैं जो भारत की संप्रभुता को चुनौती देने में लगी हुई है? एक बहुत ही बड़ी खबर दोस्तों, आप चाहे किधर भी हो, आप समर्थन करने वाले हो, विरोध करने वाले हो, अगर आप मास लेवल पर जो चिट्ठियां, जो ईमेल भेजी गई हैं, अगर उसके हिस्सा हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और देखना जरूरी है दोस्तों। मैं निवेदन करता हूं कि जब मैं आपके सामने ये खबर रख रहा हूं दोस्तों, तो आप जरूर कमेंट करके अपनी राय भी रखिएगा। बहुत बड़ी खबर है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ये खबर आप देख सकें। और मैं शुरू करता हूं दोस्तों। आप देखिए, वक्फ विधेयक को लेकर जिन लोगों ने मेल किया है, और ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं, बड़े दमदार सांसद हैं, निशिकांत दुबे, बड़े बड़े लोगों के पसीने छुड़ा चुके हैं, गांधी परिवार पर कितने बड़े बड़े खुलासे किए हैं। महुआ मोइत्रा लपेटे में आ गई तो संसद की सदस्यता चली गई, पकड़ी गई। अब उन्होंने फिर से एक बड़ा सवाल उठाया है और इसी वजह से दोस्तों ये वक्फ बिल को लेकर के है, सबके होश उड़ गए हैं। और संसद की जो संयुक्त समिति है, जो बनाई गई है वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के लिए, आप ये जान लीजिए इस संयुक्त समिति के निशिकांत दुबे भी सदस्य हैं। और जब चर्चा हो रही थी तो उन्होंने एक खतरनाक जानकारी दी है और ये बताया है कि एक बड़ी साजिश रची गई है और ये साजिश विदेशों में स्थित जो संगठन है, पाकिस्तान का खुफिया एजेंसी ISI, उसके साथ मिलकर रची गई है। और इस मामले में गृह मंत्रालय से जांच की मांग की गई है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, संयुक्त समिति जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसके चेयरमैन हैं जगदंबिका पाल। उन्होंने भी कहा है कि वो गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखेंगे। अब ये खबर क्यों महत्वपूर्ण है आपको मैं बताता हूं दोस्तों। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 सरकार ने 8 अगस्त को पेश किया था। अब क्यों पेश किया था? ये तो जग जाहिर है ना कि देश में जो वक्फ बोर्ड है उसके प्रशासन में एक गड़बड़ी है, प्रबंधन में बहुत भारी कमी है। उसको दूर करना, उसकी कार्यकुशलता को बढ़ाना, यह उद्देश्य था। और हम सब जानते हैं दोस्तों कि भारत में वक्फ बोर्ड, यह दुनिया का एकमात्र देश है भारत, जहां वक्फ बोर्ड के पास इतनी अधिक संपत्तियां हैं। और यह भी किसी से छिपा नहीं है दोस्तों कि इतनी संपत्तियां तो किसी मुस्लिम देश में भी नहीं है। यह तो धर्मनिरपेक्ष देश है, यहां वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्तियां, और ये संपत्तियां कितनी है इसका अंदाजा लगाइए। भारत में रक्षा
मंत्रालय मतलब जो रक्षा विभाग है, इसके बाद रेलवे, और ये दोनों सरकारी चीजें हैं, पूरा भारत इस्तेमाल करता है बिना किसी भेदभाव के। इन दोनों के पास सबसे अधिक संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास है। आप कल्पना कीजिए, वक्फ बोर्ड के पास इस समय देश में करीब 9,40,000 9.4 लाख एकड़ जमीन है दोस्तों। 9.4 लाख एकड़। कितने देश इसमें समा जाएंगे, खत्म हो जाएंगे? कितने देश खड़े हो गए? मैं कभी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि दुनिया में जितने मुस्लिम देश हैं उसमें कितने देश इसमें समा जाएंगे। यह जानना जरूरी है। और यह सवाल क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों सरकार के लिए महत्वपूर्ण है, इस देश की जनता के लिए? आप सोचिए कि जो धर्म सबसे बाद में आया, इस्लाम धर्म, और आप हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, इसके सैकड़ों साल बाद आया, उस धर्म के पास, वक्फ बोर्ड के पास इतनी अधिक संपत्ति होना, बहुत लोगों का आरोप है कि यह बहुत बड़ी साजिश है। और इस साजिश में देश के कई गांव, मंदिरों तक को नहीं छोड़ा गया दोस्तों, सबको समेट लिया गया। और यह सब कुछ वक्फ बोर्ड जो 1995 का कानून है उसके जरिए हुआ है। और मनमोहन सरकार ने इतनी ताकत दे दी। इसमें तो ऐसे भी गांव हैं, आपको दिखा चुका हूं, तमिलनाडु का, जहां 1500 साल पुराना मंदिर है, जब इस्लाम आया भी नहीं था, उस समय के मंदिर, उस समय के गांव को भी वक्फ ने अपनी संपत्ति बता दी। आप कल्पना कीजिए। और मैं तो एक जगह देख रहा था दोस्तों, यह भी आरोप लगा कि दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली की बात कर रहा हूं, 77% संपत्ति वक्फ संपत्ति बता दी गई है। इसमें 277 सरकारी भवन और इमारतें शामिल है। पूरा देश ही उसने ले लिया है। कहते हैं ना कि कंप्यूटर बना रहे हैं, सुपर कंप्यूटर। वो कंप्यूटर इतना पावरफुल हो जाए कि आदमी को ही खा जाएगा। कांग्रेस की सरकार ने वक्फ को इतनी ताकत दे दी कि वो देश को ही, पूरी देश अपनी संपत्ति बना ले, इतनी ताकत दे दी गई है। और मैं तो रिपोर्ट देख रहा था, शाजिया इल्मी साफ साफ कह रही हैं कि वक्फ बोर्ड एक माफिया की तरह काम कर रहा है। 77% हिस्सा दिल्ली की जमीन इसके अंडर में आ गई है। और इसी के लिए भारत सरकार ने एक कानून प्रस्तावित किया कि भैया इसमें कुछ सुधार की जरूरत है, इसमें बड़ा गड़बड़ झाला है। और इसी खतरनाक स्थिति को बदलने के लिए दोस्तों, सरकार ने न केवल वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को पेश किया, बल्कि कोई विवाद ना हो, विपक्ष को किसी प्रकार की शंका ना रहे, खुद सरकार ने बहुमत होने के बाद भी इसे जेपीसी को सौंप दिया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को। जाइए चर्चा कीजिए, यही मांग करते हैं ना। और आप हैरान हो जाएंगे, इसमें चर्चा हुई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, फिर यह हुआ कि लोगों की राय ली जाए। मांगा गया कि आप भी अपनी राय दीजिए। अब देखिए, यहीं से खेल शुरू हो गया। जाकिर नायक, एक भगोड़ा आतंकवादी, वो विदेश में बैठकर लोगों को भड़काने का काम शुरू कर दिया। और पहले से ही तैयार एक मसौदा है, एक ड्राफ्ट पहले से ही तैयार है। वो लोगों को कह रहा है कि आप भेजो, सरकार को भेजो, जिसको ईमेल जिहाद का नाम दिया गया है। आप सोचिए, वो भारत में नहीं है, आतंकी है, भगोड़ा है। वो वहां से बैठ करके दूसरे देशों से वो लोगों को कह रहा है कि बचाओ, पहले से ही सब कुछ निर्धारित। और जाकिर नायक कौन है? ये वही व्यक्ति है दोस्तों जिसको कांग्रेस शांति दूत मानती रही। अब भी क्या है, अब तो पूछना पड़ेगा, लेकिन जाकिर नायक कांग्रेस की नजर में एक शांति दूत है, पूरे दुनिया में शांति का पैगाम फैलाते हैं। एक छोटा बयान आपको सुनाता हूं, जरा सुनिए इस हिस्से को। जाकिर साहब का मैंने बहुत नाम सुना था, मिलने का मौका भी मिला और मुझे इस बात की खुशी है कि वे
शांति का संदेश पूरे विश्व में फैला रहे हैं। देख रहे हैं ना, कांग्रेस गुण गा रही है। क्यों गा रही है? ये वही जाकिर नायक है दोस्तों, जो 2014 तक कांग्रेस को, राजीव गांधी ट्रस्ट को ये दान दिया करता था। देखिए ना, बताइए, आपने इतनी ताकत दे दी कि यही आपको दान दे रहा है। ये स्थिति है। और जाकिर नायक के बारे में आपको बताना पड़ेगा दोस्तों कि ये व्यक्ति वो है जिसके भाषणों से प्रभावित होकर कुछ लोगों के आईएसआईएस में शामिल होने की बात भी सामने आई। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब जेपीसी मामले में तहकीकात हुई तो यह पर्दाफाश हुआ कि खाने के दांत कुछ और, दिखाने के दांत कुछ और हैं। यह जाकिर नायक, जिसको कांग्रेस शांति दूत बता रही है, जिससे कांग्रेस पैसे ले रही थी, यह अपने भाषणों में आतंकवाद को फैलाता था, बढ़ावा देता था। और यह रिपोर्ट देखिए, इसी से प्रभावित होकर लोग आईएसआईएस में शामिल होने के लिए पहुंच गए। ये वो जाकिर नायक है दोस्तों, जो आतंकवाद के लिए, आतंकवादियों के लिए पैसे इकट्ठा करने का काम करता था। अब देखिए, और मुंबई में आपको आगे की खबर भी बता देता हूं क्यों यह आतंकी है। मुंबई की एनआईए अदालत ने इन्हीं गतिविधियों के कारण जाकिर नायक की सारी संपत्ति को जब्त कर लिया। आप देख लीजिए, और सरकार ने इसको बैन भी कर दिया। 2022 में 5 सालों के लिए इसको फिर से, जाकिर नायक फाउंडेशन को बैन कर दिया गया। अब आप अंदाजा लगाइए कि यह जाकिर नायक भारत में तो है नहीं, भारत का भगोड़ा है, दूसरे देशों में रहता है, यहां के लोगों को भड़काता है। और इसी व्यक्ति के इशारे पर देश में जगह जगह क्यूआर कोड लगाए गए। बड़ा आसान कर दिया, लोग आए, अपने मोबाइल में स्कैन करें और ईमेल जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दें। और आप जानते हैं, जो ये मेल भेजे गए उसकी संख्या कितनी है? 1.25 करोड़। आप सोचिए, 1.25 करोड़। आज तक दुनिया में दोस्तों किसी भी मसौदे पे आप ले लीजिए, इतने लोगों ने मेल नहीं किया होगा। कोई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सजेशंस मांगे, सुझाव मांगे और 1.25 करोड़ लोग भेज दें, कभी नहीं हुआ। पसीने छूट गए हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के, इतने लोगों को लगाना पड़ा और लोग मांगने पड़े। अब जैसे ही चेक कर रहे हैं, पता चल रहा है ये तो क्या है यार, ये चीज क्या है? एक ही तरह के मेल, एक ही जैसी चीज, एक एक शब्द, एक एक कॉमा बिंदु, परंतु सब कुछ एक जैसा। इसका मतलब है कि ये कोई खेल है दोस्तों, ये ऐसे ही नहीं हुआ होगा। और इसीलिए विश्व हिंदू परिषद ने इसे ईमेल जिहाद का नाम दिया है। आप सोचिए, एक जैसे मेल मगर अलग अलग व्यक्ति भेज रहे हैं। और खबरें ये भी बता रही हैं दोस्तों कि इन फीडबैक के लिए जो ईमेल तैयार किए गए हैं, सुन लीजिए, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किए गए हैं। इसका मतलब है कि ये कोई बड़ी साजिश है, कोई गहरी साजिश है। ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है, ये संसदीय प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश है। और इसीलिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य, तेज तर्रार सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले में गृह मंत्रालय से जांच की मांग की है। ये कहा है कि यह भारत के विधायी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की साजिश है, भारत की संप्रभुता को बहुत बड़ी चुनौती है। अब सवाल है कि जो लोग उछल उछल करके मेल कर रहे थे, क्या वो इतने अनपढ़ हैं? क्या आपको पता नहीं कि आपको मेल करना है तो क्यों करना है, किसके लिए करना है? और इसीलिए ये जांच का विषय है दोस्तों। और मैं आपको बताऊं कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जो संयुक्त समिति बनी है, उसके 31 सदस्य हैं और इसके अध्यक्ष जगदंबिका पाल हैं। और उन्होंने भी कहा है कि वो गृह मंत्री को चिट्ठी लिखेंगे और वो भी जांच की मांग करेंगे, जांच की बात कहेंगे।
ये एक बड़ी महत्वपूर्ण समिति होती है दोस्तों। तो ये तो ईमेल भेजने की बात हुई। मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि इसमें एक और टर्न आ गया है। कुछ लोग तो विरोध करेंगे ही भाई, जिनकी संपत्ति जा रही होगी, अवैध रूप से जमा किया गया होगा, पैसों का पूरा खजाना क्रिएट किया गया होगा, वो तो परेशान होंगे ना। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि सरकार ने जो वक्फ विधेयक प्रस्तावित किया है उसको चर्च का भी समर्थन मिलने लगा है। यह बहुत बड़ी खबर है। केरल के सिरो मालाबार चर्च ने वक्फ संशोधन कानून का समर्थन किया है और सिरो मालाबार लोक मामलों के आयोग के अध्यक्ष जो हैं आर्क बिशप एंड्रयूज थजात, उन्होंने 10 सितंबर को एक चिट्ठी लिखी और दावा किया, देखिए उनकी परेशानी भी आप सुन लीजिए, कि एर्नाकुलम जिले के चेराई और मुनम्बन गांव में पीढ़ियों से, कई पीढ़ियों से जो ईसाई परिवार रह रहे थे, उनकी संपत्ति पर भी वक्फ ने दावा कर दिया। वक्फ का दावा नहीं होता, वक्फ ने अगर कह दिया ये हमारी संपत्ति है तो उसकी हो जाती है, मतलब छीन लिया अवैध रूप से। ये कह रहे हैं वक्फ को इतना अधिकार दे दिया गया है। और ये जानिए दोस्तों कि प्रभावशाली सिरो मालाबार कैथोलिक चर्च वो सीधे सीधे रोम से जुड़ा हुआ है। ये 23 पूर्वी कैथोलिक चर्चों में से एक है और इसके लगभग, जो मैं देख रहा था, 50 लाख अनुयायी हैं। ये यूक्रेनी कैथोलिक चर्च के बाद सबसे बड़ा पूर्वी कैथोलिक चर्च है। अब आप समझिए कि अगर चर्च इस कानून के समर्थन में आ रहा है तो परेशानियां कितनी गहरी हैं और कितनी बड़ी हैं। और सिर्फ चर्च या दूसरे धर्म की बात नहीं है दोस्तों, मैं इस्लाम में ही बात करता हूं, मुस्लिम संगठनों की बात करता हूं। तो आपको बताता हूं कि मुस्लिम समाज में जो सबसे बड़ा और गरीब तबका है और जिसका प्रतिनिधित्व करता है ऑल इंडिया पसमानदा महाज, उसने भी इस संशोधन विधेयक को अपना समर्थन दिया। आप देखिए, और इसकी जो राय है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बिल्कुल अलग है। और जब जेपीसी की बैठक हो रही थी ना, तो दोनों संगठनों में जमकर नोकझोंक हुई। और सिर्फ पसमानदा समाज ही नहीं दोस्तों, मैं मुस्लिम संगठनों में 2 और संगठन है, ऑल इंडिया सज्जाद नशीन काउंसिल और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, इन दोनों ने भी, ध्यान से सुनिए, इन दोनों ने भी सरकार के द्वारा प्रस्तावित संशोधन विधेयक को समर्थन किया है। अब आप कल्पना कीजिए दोस्तों कि जब वक्फ बोर्ड में इतनी धांधली है, उसे भूमाफिया कहा जा रहा है, अवैध कब्जा करने की बात आ रही है, 1500 साल पुराने मंदिर को कब्जाने की बात आ रही है, बड़े बड़े धार्मिक स्थल, चर्च परेशान है, तो क्या जांच की जरूरत नहीं है? और सरकार यही कर रही है दोस्तों। और इसीलिए मैंने इस विषय पर और कुछ एकेडमिक तौर पे दोस्तों मैं आपको बताऊं, इसी वक्फ बोर्ड पर जो घमासान मचा है, इसी पर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है और इसमें कुछ और जानकारियां मैंने शामिल की हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूं दोस्तों, एनडीटीवी इंडिया पर मैं नियमित रूप से जो लेख लिखता हूं, उसमें इस बार का लेख यही रखा। और जब मैं लिख रहा था तब मुझे लगा कि नहीं, इस पर वीडियो बनाने की सख्त जरूरत है। जो चीजें हो रही हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप एनडीटीवी इंडिया के मेरे ब्लॉग सेक्शन में जाइएगा और देखिएगा। मैं इसे शेयर भी कर दूंगा, इस डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दिया मैंने, तो आप चाहें तो जरूर देखिएगा इसे। इसमें बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। तो वक्फ बोर्ड पर देखिए अभी क्या क्या होता है, लेकिन सरकार पूरी तरह से कमिटेड है, ये मैं आपको बता सकता हूं। और इसके अलावा दोस्तों, हरियाणा में चुनाव है, चुनाव में गहमा गहमी है, लेकिन गीतों का बड़ा अभाव है। तो मैंने प्रधानमंत्री मोदी के विजन और मिशन के अनुरूप एक धमाकेदार गीत तैयार किया, बिल्कुल हरियाणवी अंदाज में, लिरिक्स भी वैसा ही है।
मेरी कम समझ है हरियाणवी भाषा की, लेकिन मैंने कोशिश की अपनी टीम से सारी चीज़ें करवाने की और बड़ी मेहनत से ये गीत तैयार किया है दोस्तों। आपको मैं थोड़ी एक झलक उसकी दिखाता हूँ, ज़रा देखिए। बरस में सबके बाग जागे सेरे, 10 बरस में सबके बाग जागे सेरे, काम विकास के भी इब दिखण लागे से, काम विकास के भी इब दिखण लागे सेरे। भाजपा ही मेरे राज्य की जरूरत से, भाजपा ही मेरे राज्य की जरूरत से, रे मोदी जी ने सारा हरियाणा मांगे से, रे मोदी जी ने सारा हरियाणा मांगे से रे। लाडो लक्ष्मी लावेगी नारी। तो दोस्तों, वक्त पर जितनी जानकारी हो सकती है वो सब मैंने आपके साथ साझा करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप क्या सोचते हैं और आपके विचार में ये कानून कितना महत्वपूर्ण है, इसके हर पहलू में जो भी आपके विचार हो, आपके अलग भी हो सकते हैं, आप ज़रूर साझा कीजिए, मैं देखूंगा और जो भी आपके सुझाव होंगे उसके अनुरूप काम भी करूंगा। दोस्तों, आपसे निवेदन भी करता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लोगों तक भी पहुंचाइए ताकि जल्द से जल्द 1 मिलियन का सफ़र पूरा हो, मुझे भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। और आप स्टोरी को लाइक कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा, यूट्यूब में फैलने में आसानी होती है, और कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, HB मेलोडी से जुड़िएगा दोस्तों। और अगर सहयोग भी करना चाहें तो सभी नंबर आपके स्क्रीन पर है। मेंबरशिप भी मैंने शुरू किया है और उसमें कुछ विशेष पर्सनलाइज्ड वीडियो वो शेयर करता हूं, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं मेरे पुराने 10, 12, 15 साल पुराने वीडियो, तो आपको वो उसमें दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।